Thank you guys. I expect everyone to qualify this attempt with coloring flying colors. All the best for your future exams and try to work hard as much as you can. मतलब आप वर्क कीजिए अपना फुल पोटेंशियल के साथ to achieve all your goals. So लास्ट क्लास में हम ऑडिट ऑफ बैंक्स और ऑडिट ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है. इस क्लास में हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ऑडिट ऑफ लोकल लोकल बॉडीज वो दोनों हम कंप्लीट कर लेते हैं. सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज नॉर्मली क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज नॉर्मली होता है दो तीन लोग मिलके एक सोसाइटी एस्टेब्लिश, लाइक एक अपार्टमेंट मान लो. अपार्टमेंट का मेंटेनेंस के लिए जो भी पार्क वगैरह होता है उसका ये मेंटेनेंस के लिए वो एस्टेब्लिश कर देते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह फॉर्म करके एक मैनेजर मतलब एक सुपरवाइजर होता है. मतलब सारा लोग एक ही साथ एक अपार्टमेंट को मेंटेन करने से वो मतलब अच्छा नहीं होता है. इसलिए उन लोग सारा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सारा कंट्रीब्यूशन उस सोसाइटी में आएगा वो सारा लोग मेंटेनेंस देख लेते हैं. एक आदमी जो होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल वो मेंटेनेंस, लाइक कोऑपरेटिव बैंक भी वही होता है. दो तीन लोग मिला के कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है. मतलब बेनिफिट ऑफ ऑल. जिसके पास उन लोग क्या बल्क में परचेस करने से क्या होता है, अगर फार्मर्स मान लो बल्क में परचेस करने से क्या होता है उन लोग कम प्राइस में उन लोग ये ले सकता है. इसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट बहुत ये ऑपरेशन में आया है. कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब बल्क लोग दो तीन लोग मिलने से क्या होता है बल्क परचेज ऑर्डर का बेनिफिट ले सकते हैं. उसके हिसाब से मतलब कैसे ऑडिट करना है उसके. कोऑपरेटिव सोसाइटीज नॉर्मली एस्टेब्लिश होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 इसके अंडर एस्टेब्लिश होता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में ऑडिट का कैसे करना है, मतलब ऑडिट का क्या प्रोविजंस होता है वो. सो इधर आपको मेंशन किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बी फॉर्म्ड फॉर डिफरेंट पर्पस. दे मे बी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब दे विल कंज्यूम, दे विल बाई. why they are forming? If they are forming like cooperative society they can place bulk purchase orders. And housing cooperative society अभी बोला है ना अपार्टमेंट्स जैसा वो. इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स. So they are for benefit. Actually they if they are jointly purchasing something or jointly doing some financial services like banks, they can get more benefit from it, so that they are forming cooperative societies. So ऐसे एक बेनिफिट के लिए एस्टेब्लिश कर रहा है ना. इसके एक्ट एक हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, इसके अंडर ही एस्टेब्लिश होता है. उसको कैसे रेगुलेट करता है ऑडिट में एक रजिस्टर, लाइक कंपनीज में क्या होता है आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज होता है. इधर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक रजिस्टर होता है जिसके अंडर ये सारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर होता है. दे विल सबमिट the register, either the register will audit or he will decide some other person authorized by him by general or special order. By passing a general or special order they can appoint you or you. They will decide the registrar who is the registrar will determine who will audit your cooperative society books of accounts. He will determine, and the person who has determined will audit the books. Every registered society should be audited at least once in a year. The books of accounts of every registered society should be audited at least once in a year. So ऑडिट में क्या एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेब्ट्स, इफ एनी वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एक्सपेशली क्या देखते हैं ओवरड्यू डेब्ट्स. वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में लायबिलिटी पे करने का वो है या नहीं है, ओवरड्यू डेब्ट्स क्यों है उसका रीजन देखते हैं एक्चुअली. एंड द रजिस्टर, the collector, the register or collector, any person authorized by general or special order in writing shall at all times access to the books of accounts. So the person who is getting audited as an auditor, normally in companies act also it is specified that you need to have
explanation, right to books of accounts, explanation and all information within the persons. You can right to inquire any person within the organization during the audit. That is what is mentioned, that the person authorized or the registrar or the collector shall have all the access to the books of accounts, papers, securities and societies. Every officer of the society shall furnish that information and transactions. Only if you get the information, then only you can audit. So the provisions also mention that you need to have rightful access to the books of accounts and information. Then the information of the registrar appointed to the duties of the registrar means to perform the register of cooperative societies अंदर है, मतलब registration, audit, वो सारा compliance देखने के लिए जिसको registrar की तरह appoint किया, who he is called as registrar. Then the qualification of auditor, who will be appointed as an auditor under? So a person who has been chartered accountant within the meaning of Chartered Accountants Act 1949, he can be appointed as an auditor for cooperative society. Then और एक पर्सन भी अपॉइंट कर सकते हैं, who has a person holding government diploma in cooperative society accounts, जिसके पास गवर्नमेंट डिप्लोमा है कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट्स बनाने में, वो ऑडिटर के थ्रू अपॉइंट हो सकता है. और who has served as an auditor of cooperative department of government, जिसने who has served as an auditor of cooperative department of government, 3 लोग अपॉइंट कर सकते हैं. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट कर सकते हैं और एक डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स वो अपॉइंट कर सकते हैं, और तीसरा है who has served as an auditor in cooperative department of government. These तीन लोग मिला के they can be appointed as auditor of cooperative societies. An auditor of cooperative societies is appointed as discussed above. The registrar, either he himself can audit or he will appoint some other person either by general or special order. So he is appointed by the registrar of cooperative societies. The auditor so appointed will conduct the audit on behalf of the registrar. So who has been appointed will conduct the audit of the registrar and submit his report to him and also to the society. So he will submit an audit report to registrar and as well as to the society people. The audit fees will be, how the audit fees will be determined. In case of Companies Act, it will be as per section 142. Here it will be determined based on the scale mentioned, determined by the, पहले एक scale determine होता है, अगर इसका इतना capital है तो इतना होता है. ऐसा एक scale के हिसाब से cooperative societies will be prescribed by the registrar. The scale will be prescribed by the registrar and according to that your audit fees will be fixed and paid by the, who will pay? The society will pay, not the registrar. Society will pay the fee. For example, if the auditor of cooperative credit society, or for example it is mentioned that a cooperative credit society or urban cooperative banks to be calculated reference to working capital. So in the determination that they have mentioned that based on the working capital of those cooperative society or urban cooperative banks, the audit fees will be computed. And next, books of accounts. क्या क्या accounts maintain करना है एक cooperative society? Normally books of accounts में क्या क्या होता है? Assets and liabilities का records होता है, cash receipts, sales and purchases का document, inventory records, वो सारा चीज़ इधर ही आपको बोला गया है. And additionally cooperative banks का concept आ रहा है, इसलिए register of fixed deposits, register of मतलब cooperative banks भी हो सकते हैं, इसलिए एडिशनली ये 2 पॉइंट भी ऐड किया है. नॉर्मली कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये सारा डिटेल्स कैश बुक्स में से आपको नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंसेस के डिटेल्स भी मिल जाते हैं. सो कैश बुक में यू नीड टू मेंटेन द कैश रिसिप्ट्स एंड कैश एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू. द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट शुड बी either capital or revenue. While recording your expenses, only the revenue expense will be charged to P&L and capital expenses are all will be credited to your asset side or reduced from your capital. So for that reason, you in the cash book whatever you are incurring, it should be maintained with the distinction between capital and revenue. And then in your stock register, in case of producing consumer cooperative societies, नहीं तो कैटल फार्मर्स होता है, वो क्या करते हैं, 2-3 लोग मिला के एक 10-1200 कैटल फॉर्म करके जितना एक फॉर्म से इतना मिल्क आता है, एक फॉर्म से सारा मिला के एक सिटी को भेजना, या नहीं तो एक जो मिल्क वेंडर्स होता है ना, अमूल वगैरह, उसको भेजना. वो सारा इन लोग ऐसे मिलाने से क्या होता है, इन लोग का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है.
इसकी वजह से क्या होता है, हायर प्राइस, दे कैन डिटरमाइन हायर प्राइस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, इन लोग का क्या इन्वेंट्री होता है, नॉर्मली कैटल लाइव स्टॉक होता है, नहीं तो मिल्क होता है। वो स्टॉक रिकॉर्ड सही से मेंटेन करना, वो रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करना है, वो सारा देखना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग मेथड, वो सारा यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू वेरीफाई एज एन ऑडिटर, एंड यू हैव टू satisfy that all the records have been maintained correctly and reflecting true and fair view. Then assets and investments. In case of assets and investment, normally uh, if the funds are more in an asset, you will automatically purchase some assets on the name of the society to get income from that, and you can distribute among all yourself. So instead of reinvesting your capital or reinvesting your profits and gaining some income, for that how they are details of particulars of investment, what are the investments or what are the assets, and the nature of such assets, location, date of acquisition, cost and depreciation. So how they are what are the assets present, mobile or immovable, and presence of those assets, location you need to mention in your, मतलब एक एसेट रजिस्टर जैसे मेंटेन करना है, पहले आपको टाइप ऑफ एसेट होना चाहिए, देन लोकेशन ऑफ द एसेट, देन नेचर, डेट ऑफ एक्विजिशन, देन यूजफुल लाइफ और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। उस हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा क्या क्या है। एंड रजिस्टर ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में क्या चेक करेगा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक और अदर सोसाइटी विच इज ऑथराइज्ड बाय द बाईलॉज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। पहले इसके पास ऑथराइजेशन है या नहीं है और डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए फ्रॉम द मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स। सो मेंबर्स, ओनली मेंबर्स के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं या नॉन मेंबर्स से भी ले सकते हैं या डिपॉजिट, ये चेक करना है। एंड मेंटेन द गिविंग डिटेल्स। सो कितना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया है, इंटरेस्ट एक्रूवल, जितना इंटरेस्ट के लिए एक्सेप्ट किया है, किस हिसाब से एक्सेप्ट किया है, वो इंटरेस्ट पेमेंट, डिपॉजिट्स क्यों नॉर्मली नहीं देता है ना, किस बेसिस में दिया है, वो बेसिस चेक करना है। इंटरेस्ट अकाउंटिंग चेक करना है, कैसे कर रहा है, या सही से एक्रूवल इंटरेस्ट जो भी है वो रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, टाइमली बेसिस में इंटरेस्ट उसमें पे हो रहा है या नहीं है, अगर रेगुलर पेमेंट्स है तो वो सारा चीज़ चेक करना है। यू हैव टू इंटरेस्ट एक्रूवल, इंटरेस्ट रीपेमेंट, एंड यू नीड टू चेक ऑल दोज थिंग्स। देन श्योरिटीज, श्योरिटीज अगर मेंबर से लिया है, इन केस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, यू आर नॉर्मली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या है, यू आर इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग लोन्स। सो इफ यू हैव लेंड एनी लोन्स और गिवन एनी lending any loans based on the personal security of your members, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो भी मेंबर्स होता है ना, उसके पर्सनल सिक्योरिटी में किसी थर्ड पर्सन को आपने लोन दिया है, देन यू कैन लेंड ओनली ऑन द by two other members of the, you can lend only, not only on the single person surety, you should take surety from two other more members, so then only you can lend. Whether this has been followed or not, you need to check. And the register of sureties you need to review, and you need to understand that a person or a member can lend surety up to fixed limit as fixed by the your is within the limit of the suretyship as per the act। अगर 20 members के लिए एक person surety दे सकता है, ऐसे मेंशन किया है, तो your whether the members has suretyship within the limit or not, you need to check. You need to confirm that the loans are lent only if the suretyship has been within the limit or not. You need to check and confirm. Then next, restriction on shareholding. I already told that a cooperative society has different members. एक मेंबर कैन होल्ड, अगर ज़्यादा होल्ड किया है तो इसको वोटिंग पावर ज़्यादा होगा, इसकी वजह से शेयर होल्डिंग में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हुआ है, कितना तक शेयर होल्डिंग हो सकता है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में। शेयर होल्डिंग इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्टेड टू लिमिट अंडर सेक्शन 5 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। वो कितना लिमिट है, अकॉर्डिंगली नो मेंबर ऑफ द सोसाइटी अदर देन द रजिस्टर्ड सोसाइटी। नॉर्मली क्या होता है, सोसाइटी के अंदर एक सोसाइटी मेंबर हो सकता है ना, दो सोसाइटी है ये, मतलब सपोज सॉरी, एक है ये कोऑपरेटिव, बी कोऑपरेटिव, ये बी कोऑपरेटिव एक रजिस्टर्ड है एंड ए कोऑपरेटिव एक रजिस्टर्ड है। बी कोऑपरेटिव कैन बी मेंबर इन ए कोऑपरेटिव by subscribing to the shares, that is what mentioned, that only it can be member only if it is a registered cooperative society, that the clause has been mentioned. Only other than registered society can hold, no member of the society
other than registered society. That means can hold 20% of the total number of shares of the society. So it is saying that no member other than registered society. So if it is non-registered or an individual, it cannot hold more than 20%. Only a registered society can hold more than 20% in a society, बिकॉज इसके अंडरलाइन भी सारा मेंबर्स होते हैं, उसके ऊपर डिवाइड हो जाता है. इसकी वजह से ओनली अगर मोर देन 20% होल्ड करना है तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक ही किसके पावर है, एक ही रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकते हैं. जो भी इंडिविजुअल है, अनरजिस्टर्ड सोसाइटी है, वो सारा विद इन होना चाहिए, विद इन 20% के अंदर होना चाहिए शेयर होल्डिंग. एंड और सच नंबर इन वैल्यू एक्सीड्स 1000 रुपीज. दो कंडीशन है, वैल्यू 1000 रुपीज एक्सीड नहीं होना चाहिए और 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्सीड. वैल्यू में कैप इज 1000, नंबर ऑफ शेयर्स में कैप इज 20%. अगर 100 शेयर्स है तो 20 शेयर्स तक ही आप यू कैन ओन. द कैप इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रजिस्टर्ड सोसाइटी. A cooperative society, any prescribed limit on bylaws is violative of this provision. If any provision has been mentioned in the your bylaws violative of the, मतलब कुछ provision आपने अपना bylaws में introduce किया है, that an unregistered society can also hold more than 20% or more than 1000 rupees, that will be called as violation of provision section 5 of cooperative society act. You need to check your bylaws as an auditor. You need to check the bylaws of the cooperative society whether ऐसा कुछ क्लॉज डाला हुआ है that violates the provisions of section 5 of cooperative society act. And then the auditor should also see that the provision regarding the shareholding, मतलब यही ये पूरा आपको चेक करना है. restriction चेक करना है, 1000 rupees और in value 1000 और 20% of the number of shares. In case of registered society it is an exception. Then any clause, restrictive clause कुछ डाला है that is overriding the provision in your bylaws. ये तीन चीज ऑडिटर चेक करना है. Then restriction of the loan. लोन मतलब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के मेजरली एप्लीकेबल. अगर लोन दे रहा है तो कैन ओनली ग्रांट टू इट्स लोन टू इट्स मेंबर्स थ्रू प्रायर अप्रूवल. ये सोसाइटी इज फॉर द बेनिफिट, ये सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर्स. So it can grant, a registered cooperative society can only grant loans to its members through the prior approval of registrar. It is, I think it is normal section. If a cooperative society wants to lend any excess money to its to anyone, it can only lend to the its members only with the prior approval of registrar. After obtaining prior approval, it can lend the money to the members. But in case of credit cooperative society, they can lend only based on the surety from members. ये दोनों नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज नॉट फॉर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज फॉर नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी. दे कैन लेंड ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ रजिस्टर. इट कैन लेंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू अदर. सो इट इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर लेंड करना है तो दे कैन लेंड विदाउट एनी सॉरी पहले अगर मेंबर्स को लैंड करना है तो प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए. बट इफ इट वांट्स टू लैंड टू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी देन यू नीड टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार. इट इज व्हाट आपका एबीसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर एबीसी में कोई ए मेंबर है, इसको लैंड करना है तो प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए. बीसीडी एक कोऑपरेटिव अलग है, उसको प्रायर अप्रूवल चाहिए फ्रॉम द रजिस्ट्रार. रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग्स. सो अभी तक हम लैंडिंग के बारे में देखा है. रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग, किसी और से लेना है तो पहले किसके, नॉर्मली अगर लोन लेना है तो पहले आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर मेंबर्स से ही लेता है. अगर मेंबर्स से कैन एक्सेप्ट लोन्स एंड डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एज वेल एज नॉन मेंबर्स. सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. बट द ऑडिटर हैज टू ascertain दैट इफ एनी रिस्ट्रिक्शन हैज बीन लेड डाउन इन द बायलॉज. अगर लोन्स बिजनेस के लिए ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, आउटसाइडर से ले सकते हैं, इसके मेंबर से भी ले सकते हैं. बट there should, if you need to check that if there any restriction that a cooperative society के अंडर, मतलब एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर हम 5 लाख तक की लोन ले सकते हैं, ऐसे रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है जब कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर, इसका बायलॉस आर्टिकल्स रजिस्टर किया है. देन यू नीड टू चेक दैट वेदर द लोन एक्सीड्स दैट रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और
whether the compliance has been with the bylaws has been ensured or not. Then investments in funds. Investments क्या करेगा? So what you will check? You need to obtain किस किस में इन्वेस्ट किया है. You can only invest in any of the following. ये cooperative society can invest any of the excess funds in any of the following. एक है Central or State Cooperative Bank, and then any security specified under Section 20 of Indian Trust Act. Indian Trust Act में trust मतलब किसी के भरोसे में you are holding some securities. Then you need to invest in रिस्क फ्री सिक्योरिटीज. मतलब इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जितना सिक्योरिटीज जो बोला है वो सारा रिस्क फ्री होता है. सो एनी सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इन इंडियन ट्रस्ट एक्ट एंड एनी शेयर सिक्योरिटी एंड बॉन्ड डिबेंचर्स ऑफ एनी अदर कोऑपरेटिव. जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स फ्रॉम एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी यू कैन मेक योर इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय द सेम रजिस्टर. एंड एनी बैंक पर्सन कैरी ऑन द बैंकिंग बिजनेस. सो यू कैन इन्वेस्ट इन एनी बैंक. मतलब आपका जो फंड्स होता है ना, यू कैन लेंड टू एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक और एनी अदर नेशनलाइज्ड बैंक, और यू कैन एनी पर्सन कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस और कोऑपरेटिव बैंक और other than central and state bank. Already it was covered here, so it has been made as an exception. So in any other manner as may be duly permitted. So in सारा cases में you can invest your excess funds as a cooperative society. Other than this is the clause. मतलब other than this you cannot invest. मतलब you cannot invest in stock exchange, you cannot invest in market return, you cannot invest in NSE or BSE. These are क्यों these बोला गया है कि ये are risk free so that your funds will not vanish. Appropriation of profit. Normally हम क्या करते हैं in case of company, if you have any upcoming commitments like debenture redemption और debenture पहले आप appropriate करेगा, फिर बाद में जो भी profit है उसको अपने आपस में डिवाइड करता है, डिविडेंड के थ्रू डिवाइड करता है. इसमें भी सेम आपको एक्सप्लेन किया है. पहले आपको क्या करना है, 25% ऑफ द प्रॉफिट्स को एक रिजर्व फंड को ट्रांसफर करना है. आपको रिजर्व मतलब फ्यूचर में कुछ लॉसेस आया तो उससे आप बच के रह सकते हैं. रिजर्व फंड को ट्रांसफर करना है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ बोनस टू इच मेंबर्स. मतलब जो भी बचा हुआ प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले एक 25% अमाउंट को आप किसको ट्रांसफर करना है, एक रिजर्व फंड को ट्रांसफर करना है. And also financial position, reduce percentage of profits. You can reduce the percentage of profits being transferred to 25% बोला है ना, उसको आप reduce कर सकते हैं based on your financial position, but it should not be less than 10%. You can reduce only with the prior permission of, it is mentioned somewhere, you cannot reduce. So with the prior permission of registrar. However, registrar may having reviewed out to the फाइनेंशियल पोजीशन ही कैन रिड्यूस अप टू 10%. 25 से आप 10% तक रिड्यूस कर सकते हैं रिजर्व फंड को जाने वाला कंट्रीब्यूशन को, बट बिलो दैट रजिस्ट्रार कैन आल्सो कैनॉट रिड्यूस. देन अपार्ट फ्रॉम द मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, restrictive provisions may be there on its bylaw subject to provisions appropriate profits by transfer to other reserves. मतलब अगर आपका बायलॉस में कुछ और ट्रांसफर या कमिटमेंट्स लिखा हुआ है, पहले इतना ट्रांसफर करना, 25% रिजर्व फंड को मेंटेन करना है और कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने को आपका बायलॉस में लिखा हुआ है, तो वो प्रोविजंस मतलब वो लास्ट को कंप्लाई होने के बाद जितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स रिमेनिंग है उसको ही आप अपने आपस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इन द मेंबर्स ऑफ द अप्रोप्रिएशन मस्ट बी ड्यूली अप्रूव्ड बाय जनरल मीटिंग. सेम लाइक कंपनी, इन द जनरल मीटिंग द डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. चैरिटेबल पर्पस. अभी ये क्या होता है, कंपनीज भी नॉर्मली चैरिटीज के लिए अमाउंट्स देता है. अगर आप एक कंपनी में गया है, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए पढ़ने के लिए और कुछ कंप्यूटर का सपोर्ट चाहिए खरीदने के लिए, देन एक CEO ऑफ द कंपनी हैज प्रोवाइडेड यू कंट्रीब्यूशन. ही विल नॉट प्रोवाइड यू फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, ही विल राइट इन द कंपनीज अकाउंट. अगर वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो कितना लिमिट तक दे सकते हैं, शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर ट्रांसफर ऑफ टू रिजर्व फंड. सो पहले 25% ट्रांसफर किया है, जो बचा हुआ ट्रांसफर प्रॉफिट्स होता है ना, उसमें सिर्फ 10% ही चैरिटेबल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके, आफ्टर ट्रांसफर, कंपलसरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड होने के बाद जितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट्स होता है ना, नेट प्रॉफिट्स, उससे यू कैन कंट्रीब्यूट अप टू 10% फॉर योर चैरिटेबल पर्पस. देन इज
ऑडिटर क्या क्या पॉइंट्स मतलब क्या क्या उन्होंने देखना है टू काउंटर वाइल ऑडिटिंग ए कॉर्पोरेट सोसाइटी. सो ऑडिटर शुड केयरफुली, पहले आपको बायलॉस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टू चेक व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस, व्हाट आर द कैपिटल रिस्ट्रिक्शन, व्हाट आर द बोरोइंग रिस्ट्रिक्शन, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, देन व्हाट इज द शेयर कैपिटल. वो सारा समझने के लिए पहले यू नीड टू गो टू द बायलॉस ऑफ द सोसाइटी. Then both in letter and spirit, you got it, like the word letter and spirit means what is the wording and what is the sense of that wording. You need to understand both of that. इसका restriction है या सिर्फ wording है, you need to understand both of that. And you need to examine the register of members, कौन हो members है, किसका individual share holding है, किसका cooperative मतलब society के through share holding है, वो सारा चीज़ check करना है. You should also check, क्या ऊपर कुछ function हो रहा है क्या, उसका क्या है, farewell annual meet. He should test check the internal checks. So पहले आपको क्या ऑडिट करते समय पहले you will determine the internal controls and also internal check, मतलब कैसे उसका प्रोसीजर्स फॉलो हो रहा है, कितना स्ट्रेंथ. इंटरनल कंट्रोल्स अगर स्ट्रेंथ है तो यू विल डिक्रीज योर सैंपल्स. अगर इंटरनल कंट्रोल्स अगर कम वीक है तो यू हैव टू इंक्रीज योर सैंपल्स टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence. You need to check how test check. You need not check completely to obtain reliance. You will pick up some samples and you will check what is the internal check they are following one by one, step by step. जिसका काम internal check मतलब क्या होता है, एक का काम in the process of work it should be reviewed by the next person and the internal control system operated by the society. Then audit of income, पहले आप क्या करेगा, you will go to audit of income, expenses, assets and liabilities. So how will you audit the income? We will watch the receipts of cash receipts should be watched with the register of members किस members से कितना receipts हुआ है. Then cash received against the sales, you need to divide. पहले capital receipt क्या है, revenue receipt क्या है. Then you need to divide that, and the invoices issued to customers are also sales account. So what are the invoices issued and जिसके अगेंस्ट जितना पैसा रिसीव हुआ है, you need to check क्या सेल हुआ है. मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर बेनिफिट ऑफ सपोज लेंडिंग ऑफ द लोन्स, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है उस लोन के अगेंस्ट, कितना बैलेंस रिटर्न हुआ है, मतलब EMI या कुछ रिटर्न हुआ है. जो इनकम जो है वो P&L में जाना चाहिए, जो कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में आना चाहिए, जो कैश है वो. यू नीड टू चेक कैश मेमोस एंड सेल्स इनवॉइस. यू नीड टू चेक कैश रिसीप्ट्स फ्रॉम मतलब members. You also need to check the receipt of cash of interest and repayment of principal. You need to check repayment of loans as advanced by the society should be watched. In case of banking credit society should be watched. And cash received the members towards construction of houses. So if they have jointly, suppose ऐसे 2-3 जगह है आपके पास, एग्जाम्पल 2-3 जगह है, सारा मिला के एक बड़ा प्लॉट बना के उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ दे आर want to construct an apartment on it. Suppose एक बड़ा प्लॉट है बट इसका एक नाम ये नाम पे है, ये B नाम पे है, ये C नाम पे है, ये D, ये E, ये F, इन लोग सारा मिला के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए हैं. They will pool all their funds and they will construct an apartment on it, big apartment on it, and they will jointly maintain on it. So you need to check the cash received for construction of houses and their maintenance should raise the demands from the society. After construction पहले कितना कैश हुआ है, कितना कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सपेंस हुआ है, वो सारा वेरीफाई होने के बाद जितना मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है वो, अगर एक 2 ऑप्शंस होता है, पहले आप इनकर करो अपना फंड से, फिर बाद में क्या करना है, जितना बिल हुआ है वो सारा 6 लोग के ऊपर डिवाइड होगा. आपका शेयर जो है वो आप कंट्रीब्यूट देगा, आपका शेयर आपका कंट्रीब्यूट करेगा. ऐसे डिमांड्स हैव बीन मेड बाय सोसाइटी फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर मेंटेनेंस. ये चेक करना पड़ेगा कितना डिमांड हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, कितना पेंडिंग है, वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट. देन ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर. ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर में हाउ विल यू व्हाट यू विल ऑडिट, you need to watch all the expenses with reference to authorization. पहले whether all the expenses are authorized or not. अगर आपका बायलॉस में लिखा हुआ है जो भी एक्सपेंसेस है वो 1 लाख होता है, वो एक जनरल मीटिंग बना के ऑल द मेंबर्स का, उसमें शेयर होल्डर्स का मेंबर्स के अप्रूवल लेना है. अगर वो सारा एक्सपेंसेस वैसे अप्रूव हुआ है या नहीं है,
large capital expenditure and bills received from individual parties, money receipts obtained from them and entries in bank passbook. वो सारा चीज़ है, एक एक्सपेंस का ऑथराइजेशन के साथ साथ इनवॉइस, बिल पेमेंट्स एंड एंट्रीज इन कैश बुक, वो सारा चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा. ही शुड वॉच द पेमेंट्स ऑफ लोन्स फॉर लोन अरेंजमेंट्स, कैसे पे कर रहा है, रीपे कर रहा है लोन्स, हाउ विथ terms of agreements with the borrowers. If the borrowers are members, then if any dues are, you can do this. If your members are the borrowers, then how you are adjusting, मतलब आपका members को कैसे वे repay कर रहा है. He should watch the payments of loans, loan agreements entered with the borrower members. He should watch the establishment expenses with reference to resolution of managing committee. मतलब जो भी एस्टैब्लिशमेंट मतलब बनाने का एक्सपेंसेस होता है ना क्रिएट करने के लिए, वो जो एक्सपेंसेस है वो यू नीड टू check the management committee agreement with the persons concerned, then only you can finalize and you can pay the payments. Watching of establishment expenses, establishment मतलब जो सेटअप करने के लिए जो पूरा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब रजिस्ट्रेशन फीस होगा वो सारा होगा, जो पहले कमिटी होता है ना उसको एस्टैब्लिश करने के लिए वो कमिटी का एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, जिस पर्सन के साथ मतलब ये बनाने के लिए किसी से के साथ वो एग्रीमेंट्स बनाया होगा उसके हिसाब से ही पेमेंट जाना चाहिए. लाइक परचेज ऑर्डर एंड after receipt of goods, after receipt of invoice you need to verify whether it is as per the agreement or not. Suppose rent पे करना है, रेंटल एग्रीमेंट में 10,000 लिखा हुआ है, वो 20,000 के इनवॉइस दे रहा है तो वो गलत है. यू नीड टू क्रॉस वेरीफाई विद द एग्रीमेंट्स मेड बाय द मैनेजिंग कमिटी एंड अदर पॉइंट्स व्हाट यू विल वेरीफाई. एडिशनली पहले ऑडिट का टाइम में क्या कवर करना है, ओवरड्यू डेब्ट्स. सो वेदर ओवरड्यू फॉर एनी डेब्ट्स ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 months to 5 years, you need to check that point whether any debts have been overdue for more than 6 months to 5 years. Should report to the members. पहले क्या करना है, you need to report to the members and to the registrar regarding the effects of the same might have on the financial position of the society. अगर कोई debts आप repay नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब क्या होता है, you are out of cash. If you are out of cash, your going concern might be affected. So you need to report to the members about the financial position of the society. He should put the note regarding the probability of recovery of the such debts. And और एक ये है कि ओवरड्यू डेब्ट्स में आपको आने वाले डेब्ट्स भी देखना पड़ेगा. इसमें ये भी डिस्कस किया है कि ओवरड्यू डेब्ट्स का मतलब जो आने वाला डेब्ट्स है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी फंड्स आने वाला है वो अभी तक आया नहीं है, मतलब इसके अगेंस्ट एक प्रोविजन रिकॉर्ड, अगर नहीं आ रहा है तो एक प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा. और एक ये है कि अगर नहीं आया है तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन में इम्पैक्ट क्या होगा. मतलब सपोज आपने अभी तक, सपोज आपका मेंबर्स या लेंडर्स बोरोवर से आपने 10 लाख तक आने वाला है, आपका फॉर्म का कैपिटल है 1 लाख, सिर्फ 1 लाख है. अगर 10 लाख आपका पीएनएल में लॉस चले गए तो आपका क्या होगा, यू विल बी इनटू नेगेटिव कैपिटल. अगर आपके पास नेगेटिव कैपिटल है तो देन योर गोइंग कंसर्न विल बी अफेक्टेड. सो इसकी वजह से यू नीड टू चेक whether any overdue receivables are there. Then if they are overdue and they are not being received, you need to assess the impact on the financial position and you need to appropriately report to the members. वो एक चेक करना है overdue debts का केस में. Then special reference to the overdue amounts in case of interest. In normally कल बैंक्स में हम देखा है अगर overdue ज़्यादा more than 180 days रहते the account will be classified as an NPA. Sorry, more than some 3 years I think. एनपीए के क्लासिफाई होता है वो सारा चीज इधर भी. यू नीड टू रेफरेंस ओवरड्यू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मेंबर्स. इंटरेस्ट ओवरड्यू डेब्ट शुड बी क्रेडिटेड टू, should not be credited to interest account but to the overdue interest account, because you will understand that this is not an मतलब अभी तक how you will account, अगर if you are accounting a receivable, how will you account interest account debit to accrued interest. This interest is being recognized as your income, but for a long time if it is not being receivable, is it correct as an accountant to record income? So that is why they are asking you not to credit to the interest account but to overdue interest reserve account. जब वो certainty establish होगा, जो the party or the member is ready to pay, then you recognize it as income. If you have uncertainty, you cannot recognize it as an income as per basic ground rules of accounting. You need to check that the interest should not be credited to interest account. And writing off as bad debts.
If they are not received for a long time and they are not probable of being received, then you write it based on from the management committee of the society, write off those amounts to the as bad debts to profit and loss account according to Maharashtra Cooperative Society rules. A bad debt, as per एक example दिया है, a bad debt can be written off only after auditor has certified it as bad and not receivable. Then like that you need to question whether this is a bad or not. As an auditor you need to question yourself and you need to certify and ask the committee to write, management committee to write it as bad. एक बार चेक कर लीजिए, फिर हम लोकल इंस्टीट्यूशन के बारे में देख लेते हैं. नहीं, लोकल अथॉरिटीज मतलब दे आर फाउंड फॉर पब्लिक. मतलब आप दुलियाजान में देखिए, दुलियाजान में कोई स्ट्रीट में रोड खराब हुआ है, देन in case of cities there will be municipal corporation, in case of societies there will be local government bodies like panchayat. They will be established for government, they will receive funds or grants, or they will levy taxes, house tax they will levy, right? All these collections they will take, they will sanitation tax, all these taxes they will collect and use, they will use the revenue received for benefit of the roads ले करने के लिए, या कुछ और जगह वाटर फैसिलिटी नहीं है तो वाटर फैसिलिटीज बनाने के लिए they will establish. If they have insufficient then they will apply to the top government like state government and all, they will make an application and they will obtain grants from them and they will start preparing this. कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली अगर बोलना है तो तीन चार मतलब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बना हुआ है, नॉट लाइक एक पूरा दुलियाजान जैसा टाउन या दुलियाजान जैसा. हाँ हाँ, मतलब शेयर होल्डिंग मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में बनाने के टाइम में कुछ कैपिटल बनाना होता है ना. पहले क्या करता है, अगर आप कंपनी के बात में भी देख सकते हैं, कंपनी में क्या करना है, एक कंपनी को एस्टेब्लिश करना है. अगर प्राइवेट मेंबर्स है तो प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7 मेंबर्स. सो दिस विल पहले ये क्या करता है, दे विल सब्सक्राइब टू द शेयर्स, लेटर ऑन व्हाट दे विल डू, दे विल डिवाइड. नॉर्मली आप छोड़िए प्राइवेट कंपनी, छोड़िए पब्लिक कंपनी का कैसे में होता है, क्या होता है, अगर ज़्यादा फंड चाहिए इट विल गो टू public for further issue, it will issue a prospectus and it will issue further issue, it will go for further issue. सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम के बाद क्या हो गया, पब्लिक में जा रहा है. इधर भी वही पहले एस्टैब्लिश करने के लिए जितना कैपिटल, अगर 1 लाख कैपिटल आप डिटरमाइन करके एस्टैब्लिश कर रहे हैं, देन द मेंबर्स कैन, 2 मेंबर्स है, अगर हम 4 बना के कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय एस ए बी सी एस 25,000 25,000 25,000. You will hold like that normally. फॉर एग्जाम्पल बोला है, मतलब इतना छोटा, मतलब इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है, एक 10 12 100 लोग, मतलब इतना 4 लोग के लिए यू विल नॉट मेक एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट विल बी लाइक 20 to 50 मेंबर्स, ऐसा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना होता है. देन ओनली दे कैन म्यूचुअली ऑब्टेन ए कोऑपरेटिव बेनिफिट. अभी बोला है ना, जो जिसकी वजह से बार्गेनिंग पावर आता है, नहीं तो बार्गेनिंग पावर फॉर गेटिंग गुड्स, फर्टिलाइजर्स खरीदना है. मैं एक फार्मर्स है, सपोज आपका विलेज, मान लो एक विलेज है, एक विलेज में 20 एकर्स ऑफ लैंड 20 मेंबर्स के पास है. अगर एक एक आदमी फर्टिलाइजर शॉप के जाके खरीदने गया है तो उसको एमआरपी मिलता है. अगर 20 लोग एक मिला के कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू एक ऑर्डर भेजा है, उन लोग का क्या होता है, बल्क ऑर्डर के थ्रू डिस्काउंट भी मिल सकता है. इसकी वजह से बेनिफिट द डिस्काउंट, सपोज out of if they are individually went to purchase they will receive at 10 rupees, but if they are going as cooperative society they are getting it 9 rupees, they are getting 1 rupees benefit है ना. it will be indirectly, it will be a benefit to the society. Ultimately this will be borne by this 20 people. 9 rupees जो भी है वो 20 people ही bear करेगा. जितना आप, मतलब आपको 10 bags चाहिए, 10 bags into 9 rupees you will pay 90 rupees. मुझे 10 बैग ही चाहिए, सॉरी 5 बैग्स ही चाहिए, मैं 45 रुपीज़ ही पे कर देता हूँ. ऐसे डिवाइड हो जाता है हमारा एक्सपेंस. बट उस हिसाब से एक परचेज ऑर्डर से वो बेनिफिट ले रहा है, उस बेनिफिट के लिए दे आर एस्टैब्लिशिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. यही मेरा एक्सपीरियंस. मतलब ज़्यादा मेंबर्स हो सकता है, मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल के बारे
उतना ज़्यादा भी हो सकता है। अगर एक गांव में मान लो 200 to 500 people can mix and they can form a cooperative society for the benefits of, बट नॉर्मली उतना ज़्यादा लोग नहीं होते, 40 to 50 मैक्स। हाँ हाँ, सी ऑडिट का ज़रूरत ये है कि वो मिला के, हाँ ये भी एक पॉइंट है, मतलब उतना बड़ा नहीं है बट स्टिल देयर अकाउंट्स दे नीड टू इंश्योर, राइट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, when the money of you is being managed by some other person, you need assurance, that is why you will get your accounts audited. So इधर भी एक cooperative society इसे audit इसलिए mandatory कर रहा है, see these 20 people will not, sometimes they might participate in decision making but will not manage all the things, जो purchase order बनाना है, कितना प्राइस लेना है। सपोज मैं ही हूँ, अगर हम सारा तीनों में हम चारों मिला के एक कॉन्स्टिट्यूट किया है, हम सोचा है एक लैपटॉप खरीदने जा रहा हूँ, you have sent me as a representative of cooperative society, I went there, I have bargained and I have got them for suppose 20,000, I will mention you 22,000, I will ask with the vendor ऐसे डिस्कस करेगा ऐसे मैनिपुलेट करने के लिए, you have provided me for 22,000, you will receive 22,000 for each PC and give me the 2,000। ये सारा चीज़ आपको देखने के लिए ही you need to ensure that as an auditor that no fraud is, हम तीनों का पैसा ही is being managed, right। so ये सारा चीज़ के लिए ऑडिट का इम्प्लीकेशन उधर ही आता है। अगर आपका मनी आप ही मैनेज कर रहे हैं तो you will not ask for assurance, if your money is being managed by some other person you will ask, not today or some other day you will get doubt that my money is not being properly managed, you will ask for assurance on that day also। so ultimately the clause might have come in such a way, it is necessary that the books of accounts of cooperative society might be audited। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वही बोला है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका गवर्नेंस मैनेज करने के लिए, अभी तक आप प्रॉफिट के लिए बात करिए, अभी यू आर डूइंग इट फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, इफ यू आर डूइंग, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी प्रॉफिट, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बेनिफिट, यू आर डूइंग इट फॉर द वेलफेयर ऑफ गुड रोड्स, गुड एजुकेशन, गुड सैनिटेशन, ये सारा चीज़ लोकल फैसिलिटीज। अगर इफ़ यू आर डूइंग फॉर सेल्फ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब आपका स्ट्रीट में जो भी लोग हैं उन लोग मिला के अगर खुद से पैसे से रोड डाल रहा है तो इट इज़ फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वही है, इन इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंटल जुरिस्डिक्शन बिलो द स्टेट, इट इज़ अंडर द स्टेट, द लोकल जुरिस्डिक्शन जो भी है इट इज़ विद इन द स्टेट and they have been introduced under 73rd and 74 amendments of constitution। it is not majorly necessary for bits के लिए जरूरी हो सकता है, you just remember that 73rd and 74th of the constitution local institutions have been, local self government system has been recognized by the formal system। रूरल एंड अर्बन मतलब म्यूनसिपैलिटीज हो सकते हैं, स्टेट के नीचे क्या हो सकते हैं, अर्बन के लिए म्यूनसिपैलिटी होता है, रूरल के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। In addition to the state legislation have been clear powers। So in urban local self government is further divided into municipal corporation, nagar nigam, municipality, nagar palika, notified council, town पंचायत, ये सारा चीज़ एक एग्जाम्पल से मतलब ऐसे डिवाइड हो सकते हैं। सिमिलरली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, all these local bodies are operated at representative level, elected through the democratic। last time is I think ग्राम पंचायत के इलेक्शंस हुआ है लास्ट ईयर ही, हाँ। सो दे विल बी इलेक्टेड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी सिटीजन। देन बोथ अर्बन एंड लोकल बॉडीज आर वेस्टेड विथ लॉन्ग लिस्ट। सो क्या क्या फंक्शंस है उसके पास, क्या क्या ड्यूटीज है, दे विल बी डेलीगेटेड टू देम बाय स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स। सो द ग्रांट्स दे विल डिसाइड फ्रॉम द ग्रांट्स। सो व्हाट द लोकल बॉडीज, मतलब आपका रोड बनाना है, द डिसीजन इफ इट इज टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, it will issue a grant and it will intimate you this grant is for laying of road in your street। so accordingly the local government should take action and it should स्टेट गवर्नमेंट का रोड बना मतलब वो रोड बनाने में उसका कोऑपरेट करना है। दीज यूज फंड्स अगर ग्रांट स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है तो दिस फंड शुड बी यूटिलाइज्ड बाय द लोकल बॉडीज फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस। सैंक्शन प्रोजेक्ट्स वही विद इन द सेट पैरामीटर्स टू एग्जीक्यूट,
मतलब उन लोग बोला है कि we will sanction the amount of 2 crores, then you need to lay the road within 2 crores sanction parameters. In addition to that, several local taxes and sources of revenue. You will get support from local taxes. So how the revenue is generated for local bodies? Either from the grants from state government, from local revenue, from or from taxes. Revenues collect करता है ना from the taxes. Funds for development and maintenance of public assets. Why? मतलब suppose you have constructed toilets as a sanitation purpose, you have constructed public toilets के लिए funds क्या होता है? एक capital expense के लिए utilize कर सकते हैं, एक maintenance के लिए utilize करेगा. वो फंड्स एक बार कंस्ट्रक्ट करने से नहीं होगा ना, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, मेंटेनेंस पे एक्सपेंसेस भी होगा. नहीं तो एक पब्लिक पार्क बनाया है, पब्लिक पार्क एक बार बनाने से नहीं होगा ना, यू नीड टू मेंटेन द पब्लिक पार्क आल्सो. देन इन एडिशन टू द सेवरल ओके, सो यू विल यूटिलाइज फॉर फर्दर डेवलपमेंट, एक बात है. और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एसेट्स एंड अदर सिमिलर वर्क्स इंक्लूडिंग यू विल परफॉर्म. क्या क्या परफॉर्म करेगा? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स मतलब लेइंग ऑफ रोड्स, वो सारा चीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, पब्लिक वर्क्स एंड such as interest payment. Similarly, rural local bodies are primarily required to help plan, coordinate, monitor and whichever regulated. मतलब ऊपर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कितना लोग क्या चाहता है, लोग का रूरल हेल्प प्लान मतलब सपोर्ट कैसे करना है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, मॉनिटर कैसे करना है, एंड वॉट एवर रिक्वायर्ड टू रेगुलेट एंड इम्प्लीमेंट वेरियस फंक्शनल प्रोग्राम्स. मतलब अभी बोला है ना, अगर एक स्कीम गवर्नमेंट ने बनाया है, ऊपर में सारा जो नया घर बनाएगा, एक पुअर पीपल है उसका कुछ कार्ड मतलब वाइट कार्ड या ग्रीन कार्ड ऐसा कुछ कार्ड है, तो उन लोग को क्या मिलेगा? घर कंस्ट्रक्ट करने में 2 लाख या 3 लाख उसको सपोर्ट मिलेगा. ये कैसे अप्लाई करेगा? जो ये लोकल गवर्नमेंट जो है वो इसको मदद करना पड़ेगा टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोग्राम. वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए नीचे लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए. ये सारा प्रोग्राम से इम्प्लीमेंट करने में लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल इंस्टीट्यूशन जो है वो हेल्प करेगा इसका गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज. सो व्हाट डू यू डू एज एन ऑडिटर? यू आर डीलिंग विद पब्लिक मनी, राइट? पब्लिक मनी में क्या चेक करता है एज एन ऑडिटर? प्रोप्राइटी, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर किया है वो एक्सपेंडिचर में क्या होना चाहिए? डिसीजन वेदर दिस एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी और नॉट. अगर रोड अच्छे से बना हुआ है, अगर फिर से यू आर इंकरिंग एन एक्सपेंस फॉर दिस रोड, शोइंग एज एक्सपेंस फॉर लेइंग ऑफ रोड, वेदर इट इज नेसेसरी और नॉट, यू नीड टू इंश्योर पहले वेदर द प्रोप्राइटरी और द डिसीजंस आर यूजफुल फॉर द पब्लिक और नॉट. अगर अच्छा हुआ रोड को तोड़ के और एक रोड बना रहा है तो वेदर इट इज यूजफुल फॉर द पब्लिक, that is not useful. As an auditor you need to check the propriety of the decision and expenditure. अगर इस रोड बनाने में 2 लाख खर्च हो रहा है, you have stated that it has expended for 5 lakhs. Genuineness of the expense मतलब जितना एक्सपेंस होना चाहिए उतना ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, with which you need to check ensure the fairness and correctness of contingent financial statement. You will check the expenditures क्या क्या किया है and adequate controls. Then ensure the value of money whether fully received on amount spent. अभी बोला है 2 rupees spend करने से अब पूरा रोड मिल जा रहा है, you are showing it as I have spent 5 rupees. That is what, whether fully value of money has been received or not. And you need to detect frauds and errors. As an auditor you need to detect whether the financial statements are reflecting true and fair or not. Internal controls, you will check and you will obtain insurance. Then you will report on adequacy on internal controls and you will ensure value of money has been received or not on the fund spent, detect frauds and errors. So as an auditor you need supposed to consider general points where can ensure his appointment in line with the respective regulation of local body. As an auditor पहले आपका appointment as an auditor you need to ensure that suppose जो भी appointing authority C&AG मान लो local body का audit करने के लिए C&AG आपको appoint कर रहा है, you need to ensure पहले आपका appointment ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है. Then only you have all rights. If your appointment is irregular, you will not get all rights pehle. So you need to ensure your appointment is in line with the regulation of local bodies. Then obtain detailed understanding of rules and regulations that governs the operation and control of local bodies. So how they are being governed, you need to study and understand the entity, how it is being governed, how it is being processed, how the funds are being received. You need to understand the process, how the expenses are being incurred,
what are the relevant approvals required, what is the जो कंसर्न पर्सन जो भी है अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है, कंट्रोल्स क्या है, कैसे चेक कर सकते हैं, वो सारा चीज यू नीड टू ऑब्टेन कंट्रोल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, accounting of the organization, local organization. Then consult for relevant document minutes and resolutions. प्रॉपर डिसीजन लिया है, अगर रोड बनाने का डिसीजन लिया है, ग्रांट रिसीव हुआ है, वो एक्सपेंस कब से स्टार्ट हुआ है, क्या क्या प्रपोजल हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया है, किस टर्म्स एंड कंडीशंस में बना है, वो सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा. यू नीड टू obtain relevant document minutes and resolutions for various decision. Then regarding various government scheme, how they are being implemented, what how the funds are being received, how they are utilized, whether they are properly utilized or not, you need to check. Through which local body utilizes the grant, appropriate authorization being maintained or not. Through the adequacy of accounting, you will check the adequacy of accounting, and while sanctioning of the grant amount to particular purpose or for the welfare of public, you need to check whether appropriately authorized or not on the documents. Then apply in-depth indication in case of potential fraud. Agar you are suspecting that there exists some potential fraud, you need to apply your analytical procedures, and also critical examination should be conducted to ensure that no fraud has been done, or to bring out why such irregularities exist in that, to resolve the irregularity. अनयूज ऑफ कैजुअल, सपोज ये रोड बनाने में 10 लोग चाहिए 10 दिन के लिए, सपोज 100 मैन डेज इंटू 300 कितना 30,000 सॉरी हाँ 30,000. अगर आपका एक्सपेंस 30,000 के ऊपर चलेगा, सपोज इट इज 1 लाख, you need to determine the reasonableness by performing analytical procedure, and you need to why it is instead of 30,000 it is 1 lakh. You need to obtain whether there is a fraud of 70,000. You need to check and you need to establish yourself, and whether provision of funds ensure that expenditure is incurred from the provision of the, if there is suppose sanction limit 2 lakhs or the provisional limit is of 1.5 crore, then whether the expense incurred is within the limits or not, from the within funds or not. So I have already told, the government will receive revenue from, किससे रेवेन्यू होता है, टैक्सेस से भी रेवेन्यू होता है. Then what it can do, it can utilize the other taxes amount to this particular purpose. If the funds have been given for 2 crores and you are getting 2.5 crores as expense, 50 lakhs from the revenues can be utilized for this purpose. But it should not be done like that. It should be completed within 2 crores only. Whether the activity or the construction has been conducted within the provision of funds or not, you need to check. If any excess expenditure is incurred, you need to check why the provision has been crossed, मतलब the budget जो दिया है पहले क्यों क्रॉस हुआ है, and how you are managing that excess amount, वो सारा चीज चेक करना है, authorized from competent authority or not. And huge financial expenditure is involved in the schemes running economically. Expect greater targeted out, generate greater targeted outcome. So कभी कभी स्कीम्स का क्या है कि ज़्यादा लोग को वो स्कीम रीच होना चाहिए, वैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ह्यूज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर दिख रहा है बट ज़्यादा लोग बेनिफिट भाई हो रहा है, तो आपको जो जाने वाले लोग हैं उसको ही वो बेनिफिट दे रहा है. ये सारा चीज़ चेक करना है, क्यों सारा लोग को ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है. यही है लोकल बॉडीज़ का. अपने मेजरली क्या चेक करना है कि प्राइमरी ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, वेदर द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड विद इन द सैंक्शन लिमिट और नॉट, एंड वेदर प्रॉपर ऑथराइज्ड अप्रूव्ड और नॉट. ये सारा चीज़ चेक करना है और एक्सपेंडिचर के लोकल बॉडीज़ के केस. यही लोकल बॉडी का ऑडिट. एंड जस्ट वी विल डिस्कस ऑडिटिंग क्वेश्चन पेपर एंड मतलब ऑडिटिंग का क्या क्या क्वेश्चन पेपर कैसे किस तरफ से आपको आता है. लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर लेके क्वेश्चंस कैसे होता है, कितना मार्क्स के होता है, एक बार देख लेते हैं, देन वी विल क्लोज द क्लास. ये पहले कोई डिस्कस किया क्या ऑडिटिंग का? सर ने डिस्कस नहीं किया ना. क्वेश्चन पेपर्स corporate accounting and auditing.
सो आपको क्या होता है कि यू विल रिसीव, यू नीड टू राइट फॉर 100 मार्क्स. इट विल नॉट गो. ठीक है, ओके. सो आपको नॉर्मली यू विल गेट फर्स्ट MCQs of 15 MCQs of 2 marks each. So मेरे हिसाब से 8 MCQs आपको अकाउंट से आता है एंड 7 to 8 चेंज हो सकते हैं. 7 MCQs you will get from auditing. So you need to kindly prepare that. सारा MCQs आपको राइट 100 को मतलब 30 out of 30 you need to get it. You need to target in such a way that your score will be covered on the MCQs and it will not take much time if you are fully prepared. So ensure that you have proper reading of the concept and you ensure the MCQs are almost you have did them correct. So next क्या होता है, you will go to questions. So let us see auditing का कितना MCQs इस पेपर लास्ट पेपर में दिया है. NFRA ऑडिटिंग का है ऊपर. परमानेंट ऑडिट फाइल यही हमारा है, ये भी हमारा है. सो ऑलमोस्ट चार पाँच यही आपका ये है इधर तक आपका. सो 6 to यू आर गेटिंग अप टू 15. सो लास्ट में चेंज हो गया होगा नहीं, पूरा ऑडिटिंग का इसे देख लीजिए. आपका इतना मतलब आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यस्टरडे. जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विथ प्लेन रीडिंग, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड हाईलाइट द बिट्स so that you it will help you in two concepts. It will obtain first when you see the topic again, it will give you confidence that you have already read the topic by highlighting. So दो चीज़ें आपको फायदा होता है. हाईलाइट करने से आपको इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिल जाता है. इमीडिएटली इट विल ग्रास्प योर अटेंशन एंड it will give you confidence that you already read the topic. Then जब आप दोबारा while reading the topic you will get most confidence. You will read the topic with most confidence that you have already read the topic, you are just revising it. So you maintain that. And next you will get 5 questions of 14 marks each. 5 questions of 14 marks each, out of which 2 from your corporate accounts I think and 3 from auditing. Last 3 questions will be from auditing. So you will get 6 questions here actually. 1 question will be your optional. You will get 6 questions. 7 questions आता है क्या? एक सेकंड देख लेते हैं. हाँ 7 questions आता है. You will get 7, 3 from auditing and 4 from accounting. So out of which you need to answer 5. So you have options for auditing and accounting. You can choose any of them. So if you have interest in theory part, you read auditing. If you have interest in accounting part, you prepare accounting thoroughly so that you answer at least within the time all the questions. 5 out of 5 is our target. You need to cover all these questions and try to make as much as you can, practice as much as you can, that you will make it very fast. In the paper you will get only 3 hours to answer this whole paper. So you have to be efficient. मतलब जो भी आंसर करेगा फास्ट से करना है and right answer ही अराइव होना चाहिए. So you need to practice thoroughly for that. And then last 3 questions में कैसे आता है मतलब ऑडिटिंग में. So ये देख लेते हैं. ये जो tax audit with reference to 44 ये भी is for your first chapter. So you are getting 7 marks from chapter 1. Here you are getting 1 question मतलब 7 marks from chapter 1. Suppose we have 3 chapters left. Let us mark it as 1, 2, 3. From chapter 1 you are getting 1 question, 7 marks. Then cost auditor rules, it is from second chapter. You are getting second chapter 7 marks. And as per the reporting requirements of Companies Act, sorry ये हट जाएगा. ठीक है. हाँ, from reporting requirements of Companies Act you are getting 1 more question. So
this one and this one is from second chapter, so you are getting two questions, 14 marks, and this you are getting from the first chapter. And NFRA, one more question, this is also from the second chapter, you are getting 21 marks from the second chapter. So if you read just second chapter, matlab company set, you will cover almost at least one question from this. So seventh question पूरा cover होगा ना, you have answered one complete question. If you read one more, if you highlight that, you can complete this question also, you will cover पूरा 3 marks. So your concentration should be on the second chapter first, then you will go for first chapter, or as per your convenience. I think 8th chapter will be easy for you to read, less topics. Instead of first chapter, your 8th chapter has less matlab instead of third chapter, first chapter, third chapter has less topics. I think within 2-3 days we have completed. With a great idea, if you can read that hospitality sector, hospital audit, educational institution audit, audit of banks, if you can read and revise that chapter, you can write one more question from the last chapter, 8th question. So audit of educational institution, if you read this question, you will cover this question also 7 marks. Then the rights of companies author, this again from the second chapter. So kindly prepare that you have covered most of the syllabus from your second chapter, so that you will be able to cover at least 2 to 3 questions confidently. So first your priority will be on your second chapter, and then all the chapters you need to read, because you need to cover bits from them. So for questions, your prior chapter is second chapter. नहीं, आपका यही चॉइस का गलती होता है ना, चॉइस का आपको क्या करना है, फर्स्ट जो आंसर करेगा वही कंसिडर करते हैं। मतलब आप ये गलती मत कीजिए, अगर सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ना, सेकंड पार्ट में ऐसे चूज कीजिएगा, उस क्वेश्चन में कुछ तो कुछ आता है आपको, ताकि एटलीस्ट नॉट आउट ऑफ 7 यू विल एटलीस्ट सिक्योर 4 और 3 और 4 मार्क्स फ्रॉम बाय राइटिंग द चैप्टर। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में मान लो ये क्वेश्चन आपको पूरा आता है, ये क्वेश्चन आता नहीं है, एंड इन दिस क्वेश्चन आल्सो यू नो दिस क्वेश्चन इज फुल, इस क्वेश्चन थोड़ा आता है, मतलब यू कैन सिक्योर एटलीस्ट 4 या 2 to 3 पॉइंट्स लिख के यू कैन सिक्योर 3 मार्क्स एटलीस्ट, देन यू गो फॉर दिस क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट क्वेश्चन, you will absolutely score 10 out of instead of 7 and 0. 7 and 0 you can, by choosing this you will get 10. So पहले 15 मिनट जो देता है ना पेपर पढ़ने के लिए, you need to पहले mark what you read and you need to confident in writing that. Once you, ये पहले बोल रहा हूँ, once you did any mistake in the exam hall, you cannot get the time back, you cannot get the, मतलब you need to sit again for 6 months. So prepare wisely and write wisely. Smartly you need to choose. अगर ये क्वेश्चन है जिसके लिखने में 20 मिनट्स लगता है, जिसको लिखने में 5 मिनट्स लगता है, you need to choose wisely for 5 minutes. दोनों आता है आपको, then you need to save your time that you can contribute. अगर some other question which you don't know, then you can contribute it. So that choose wisely and smartly, plan wisely and smartly. जितना कम टाइम है ना, उतना में effectively कैसे आप सिलेबस कवर सकते, जितना ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं वो आप सोचिए. यू नीड टू प्रिपेयर वाइजली. वो एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द इन्विजिलेटर पॉइंट ऑफ व्यू, एक जो इन्विजिलेटर होता है उसको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस होता है, एक जो इन्विजिलेटर होता है वो सिर्फ आपका ये दिख के वैल्यूएशन करता है. ओके, सो अगर आपको स्कोर करना है तो मेजरली कॉन्सेंट्रेट, वही हम बोल रहे हैं, आपको वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट द कंटेंट शुड बी दैट एटलीस्ट examine reporting requirements. You need to at least mention that the major point reporting requirements as per company sec. हाँ, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, वो सारा वर्डिंग आपको चेंज करने से भी चलेगा, बट एक दो वर्ड होता है ऑडिटिंग का टर्मिनोलॉजी होता है, वो चेंज मत करिए. हाँ, लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, बट ऑडिटिंग टर्मिनोलॉजी होता है ना, मतलब वॉच, वेरीफाई,
इंस्पेक्ट, इंक्वायर, ये सारा चीज़ जो होता है वो ऑडिटिंग टर्मिनोलॉजी होता है। ये चीज़ से आप अपना लैंग्वेज में लिखे, आई कैन रीड दैट इंस्पेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू स्टैट्यूटरी ड्यूज, obtain एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये सारा होता है ना, वो ऑडिटिंग का लैंग्वेज होता है। वो चेंज मत कीजिए, यू यूज दोज वर्ड्स एंड यू कैन कंस्ट्रक्ट योर सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। वो आप चेंज कर सकते हैं, मतलब ये अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट इफ यू रीड कंटिन्यूसली यू विल अडॉप्ट टू द लैंग्वेज। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, इसलिए अपना लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए, बट जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो मेंटेन कर लीजिए, ताकि यू विल गेन द कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट जो भी लिखा हुआ है वो एज पर द स्टेट सेंटेंस ही है, आपने वो कवर कर सकते। ठीक है, फिर थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम टाइम मिलने से, अभी ऑडिट चल रहा है, हमको टाइम मिलने से हमको आपको नोट्स वो अपलोड कर रहे हैं ना, वो हम अपलोड कर देते हैं, आप वो